जय हिंद दोस्तों। हमने यूपी पुलिस 2025 के लिए अभी तक जितनी भी मूल विधि की क्लासें ली हैं, लगभग 8 से 9 क्लासें ली हैं। जैसे सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, जनहित याचिका, साइबर क्राइम, मानवाधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसके अलावा जो अन्य क्लासें आगे होंगी वो चलती रहेंगी कंटिन्यू। अभी तक इतनी क्लासें ली हैं। आज इन सभी क्लासों की एक कंबाइंड क्लास होगी। इन कंबाइंड क्लास में हम लोग देखेंगे कि इतने 8 से 9 चैप्टरों में कितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, चाहे वो पीवाईक्यू से हों और या फिर कुछ नए बनाए गए, नए फ्रेम करे गए एमसीक्यू हों। उन सभी को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, या एक रिवीजन के तौर पे आपका भी हो जाएगा कि रिवीजन भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और इन क्वेश्चनों को हल करने का कोशिश करिएगा। ये सारे नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आप लोग जीएस रिव्यू, अगर आप नए जुड़े हो चैनल में तो याद रखिएगा, जीएस रिव्यू आप प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर से जा कर के जीएस रिव्यू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे इसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर दी गई है, किस तरीके से आपको ये सारे नोट्स कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दहेज हत्या का आरोप बनाने के लिए महिला की मृत्यु कितने वर्षों, क्या है, कितने वर्षों के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी के कारण होना चाहिए। यानी कि दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु कितने वर्षों के भीतर हो, वो भी इस तरीके की हो जो प्राकृतिक तौर पे ना उसकी मृत्यु हुई हो। ठीक है, यानी किसी भी जलन, शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण हुई हो, तो वो उम्र कितने निर्धारित करी गई है। अगर आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, हमने अभी क्लास ली है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें हमने बताया था टोटल 10 धाराएं हैं। टोटल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 10 धारा है। 10 धारा में धारा नंबर 8 इसी पर डिपेंड है। धारा नंबर 8 इसी पर डिपेंड है। उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है, आपके पास ऑप्शन ये दे दिए गए हैं कि विवाह के 3 वर्ष के भीतर, विवाह के 2 वर्ष के भीतर, विवाह के 7 वर्ष के भीतर या विवाह के 1 वर्ष के भीतर। तो उसमें स्पष्ट धारा नंबर 8 में बताया है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर। तो ये जो विकल्प है आपका सी नंबर, ये बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्लास हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएसआई में। आप जाकर के इसको सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आया था डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आया था। जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? तो बताइए जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, अमेरिका। तो आप सभी जानते हैं जनहित याचिका अमेरिका की जननी मानी जाती है। अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। अब अमेरिका में इसका जन्म हुआ, तो ये जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा लगभग 1960 में वकीलों द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले चालू किया गया था। और वकील जो थे तो इसको सामाजिक कार्यवाही के नाम से जानते थे। क्या? सामाजिक कार्यवाही कहते थे। वो कहते थे यह एक सामाजिक कार्यवाही है। तो वहाँ पे एक नया नाम प्रचलन था सामाजिक कार्यवाही का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म हुआ अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ करी? भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ करी? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन है न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति अहमदी, न्यायमूर्ति एचएस कपाड़िया, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। तो भारत में किसे माना जाता है जनहित याचिका का जनक? जब हमने बताया था सारा क्वेश्चन आपको वहीं से कवर हो जाएगा। वीडियो की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चैनल में जाइएगा, यूपी उत्तर प्रदेश 2025 जा करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाकर के वीडियो स्टार्टिंग से अब तक देख लीजिएगा। सब कुछ, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा यहाँ पे। तो बताइए कि प्रारंभ किसने किया था? तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती को माना जाता है जनहित याचिका का भारत में जन्मदाता। अब देखिए, एक केस आया था, हमने बताया था एक केस आया था कामगर सभा। क्या केस था? कामगर
सभा वर्सेस कामगर सभा वर्सेस क्या था, अब्दुल भाई, क्या था, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, कामगर सभा वर्सेस अब्दुल भाई या फैजुल्ला भाई के नाम से एक केस रजिस्टर्ड किया गया था, जिसकी जो सुनवाई कर रहे थे वो कर रहे थे वी.आर. कृष्ण अय्यर। वी.आर. कृष्ण अय्यर इसकी सुनवाई कर रहे थे। और ये बात कब की है, ये बात है 1976 के लगभग, ये बात है 1976 के, ये बात है 1976 के। तो जो पहला केस था वो यही केस था 1976 में, इसकी सुनवाई कर रहे थे वी.आर. कृष्ण अय्यर जी। केस का नाम था कामगर सभा वर्सेस अब्दुल भाई या फैजुल्ला भाई के नाम से केस रजिस्टर्ड था। लेकिन ये पहली PIL इसी समय 76 में ही फाइल करी गई थी। लेकिन क्या था कि इसने बहुत ज़्यादा भारत में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करी। भारत में जो प्रसिद्धि प्राप्त करने का PIL का जो दौर चला वो 1981 में चला, जब CGI 17वें CGI PN भगवती थे, तब उनके समय में इस चीज़ को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। तभी से उनको माना जाता है कि न्यायमूर्ति PN भगवती जी को भारत का PIL का जन्मदाता माना जाता है। चलिए ये चीज़ें हमने बताई हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है कि मोटर यान चलाने के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है। मोटर यान चलाने के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है। 18 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से कम, 16 वर्ष से अधिक 50 cc की गाड़ी चला सकता है। कोई नहीं, ऑप्शन थर्ड फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ फर्स्ट सही है। एक बात याद रखिएगा, आपको बता दें कि आप सभी जानते हो, आप अगर 18 प्लस हो, 18 प्लस हो या 18 आपकी उम्र है, तब तो आप लीगल तरीके से एलिजिबल हो कोई भी गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो लोग क्या करें, तो उनके लिए ये है कि वो 18 से कम हो लेकिन वो 16 में प्लस हो। 16 वर्ष से अधिक अगर कोई बालक है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूटी वगैरह या अन्य छोटे छोटे गाड़ियां लेकर के चलते रहते हैं, तो उनका चालान नहीं होता। उसकी एक वजह होती है, अगर वो गाड़ी 50 cc से कम है या 50 cc तक है। जैसे भी पल्सर कितने cc की है, 125 cc से स्टार्ट होती है, तो इस गाड़ी को 16 साल का उम्र का बच्चा नहीं चला सकता है। उसको सिर्फ 50 cc तक की ही गाड़ी चलाने के लिए इसमें छूट दी गई है। तो यदि बच्चा 50 cc की गाड़ी लेकर के चलता है और उसकी उम्र 16 वर्ष है, तो वो लीगल तरीके से गाड़ी चलाने के लिए फ्री है, उस पर कोई एक्शन, कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो दो आपके पास ऑप्शन निकल के आ गए। एक तो ये कि 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन 16 वर्ष से अधिक हो लेकिन वो 50 cc की गाड़ी चला रहा हो, तो ये दोनों विकल्प आपके लिए सही हो जाएंगे। तो हो जाएगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो यही आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। आपके पास ऑप्शन है 12 सितंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 12 अक्टूबर 1993, 10 नवंबर 1953। तो बताइए कब किया गया। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई या गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। लेकिन 10 दिसंबर 1948 यह वह डेट लिखी है जब विश्व मानवाधिकार का गठन किया गया। किसका, विश्व मानवाधिकार का गठन किया गया। और 10 दिसंबर को इसी वजह से विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग वीडियो की स्पीड चाहो तो बढ़ा सकते हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है, इसमें कार्य कितना नहीं, कार्यकाल कितना होता है, किसका पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष तक, 3 वर्ष या 65 वर्ष तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यूपी का पहला साइबर स्टेशन कहाँ खोला गया था।
यूपी का जो पहला साइबर स्टेशन था वो कहाँ पे खोला गया था? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर। तो बताइए यूपी का जो पहला साइबर स्टेशन था वो कहाँ खोला गया था? लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर या कानपुर? तो आप सभी जानते हैं जो यूपी में जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था वो लखनऊ और एक जगह पर खोला गया था साथ ही में नोएडा। तो लखनऊ और नोएडा में यूपी का जो पहला साइबर स्टेशन है वो खोला गया था। अगर आपसे ये कह दें कि कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करे गए हैं, तो क्या बताएंगे आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब लागू किया गया था? बताइए भारत में, ये एनसीसी क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 23 सितंबर 1980, 27 सितंबर 1980, 18 नवंबर 1981, 17 अक्टूबर 1985। तो कब लागू किया गया? अगर आपने नोट्स को ध्यान से पढ़ा होगा, हमने मैसेज भी डाला था कि आप लोग अच्छे से जितने मूल विधि हमने कराई है उनका रिवीजन कर लीजिए। आपका हम एक टेस्ट लेकर के आएंगे, तो टेस्ट में आपका संपूर्ण रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अपना कैलिबर भी पता चल जाएगा कि नहीं आप कितने पानी पे चल रहे हो और आप कोर्स को किस लेवल से कंप्लीट करते चल रहे हो। तो याद रखिएगा, इसके लिए हमने आपको बता दिया था कि ये लागू किया गया था, वो डेट थी 27 सितंबर 1980 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया था। और 23 सितंबर 1980 वो डेट थी जब इसको संसद में क्या किया गया? पारित किया गया था। संसद में इसको पारित किया गया था। तो दो डेटें एक साथ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं ताकि आप अच्छे से इनको रिकॉल कर सको। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, किस धारा के तहत सरकार रासुका के कार्यवाही को समाप्त कर सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा। किस धारा के तहत सरकार रासुका की कार्यवाही को समाप्त कर सकती है? धारा 18, धारा 15, धारा 12, धारा 16। तो धारा 15 एक ऐसी धारा है जिसमें सरकार अगर चाहे तो किसी के ऊपर लगाया गया देशद्रोह रासुका सरकार उसको समाप्त कर सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं, आरटीआई में कुल कितनी अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है? इसको सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। तो आरटीआई में कुल कितने अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 15, 14, 4, 7। तो आपको बता दें कि जो इसमें धाराएं हैं आरटीआई में धाराएं हैं वो हैं 94। अगर आपसे मैं इससे कह देते कि सर आप अध्याय कितने हैं, यानी चैप्टर्स सर कितने हैं, तो अध्याय जो हैं इसमें आपके 11 हैं। अगर इसी में आपसे पूछ लें कि सर अनुसूची कितनी हैं, कितनी अनुसूची हैं, अनुसूची कितनी है, तो याद रखिएगा इसमें जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। कितनी है अनुसूचियाँ? तो अनुसूचियाँ इसमें 4 हैं। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सदस्य किनको नियुक्त किया जा सकता है? मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सदस्य किनको नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, जिला न्यायाधीश को, जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हों, ये सभी को। तो इसमें जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सदस्य जो नियुक्त होंगे वो सभी हो जाएंगे। क्या सही है इसमें? डी नंबर सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो एक बात आपको अच्छे से यहाँ पे आपको समझनी होगी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो सदस्य होते हैं, तो एक तो होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, एक होता है महासचिव, एक क्या होता है? महासचिव, महासचिव। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो 5 होते हैं कार्यकारी सदस्य, ठीक है, 5 होते हैं कार्यकारी सदस्य, 7 होते हैं मानद सदस्य। तो टोटल आपके पास अगर इनको देख लो तो मानद सदस्य 7 होते हैं, 5 ये और 1 महासचिव, 1 अध्यक्ष। इन सबकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति।
लेकिन इस एक समिति बनाई जाती है, वो समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है, लोगों की सिफारिश करती है, उनको तब नियुक्त किया जाता है। और वो समिति होती है कितनी, 6 सदस्यीय समिति। कितनी, तो 6 सदस्यीय समिति होती है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक साइबर पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो आपको बताया था हमने, ऊपर ये क्वेश्चन बता दिया था कि कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। किस व्यक्ति या संस्था की, किसी व्यक्ति ऑब्लिक संस्था की वेबसाइट पर अवैध रूप से नियंत्रण कर लेना क्या कहलाता है? अवैध रूप से नियंत्रण कर लेना क्या कहलाता है? स्पैम ईमेल, वेब जैकिंग, बुलिंग या फिर फिशिंग? तो किसी भी व्यक्ति, संस्था या वेबसाइट पर अगर आप अवैध रूप से कब्जा कर लेते हो या नियंत्रण कर लेते हो, तो वो एक तरीके से वेब जैकिंग के दायरे पे आता है, वेब जैकिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है? राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 2 वर्ष या 60 वर्ष, 7 वर्ष या 65 वर्ष। तो आपको बता दें कि जो संशोधन 2019 में संशोधन हुआ इसमें, तो जो 2019 का संशोधन हुआ उससे पहले जो इसका कार्यकाल था वो था 5 वर्ष या 65 वर्ष। कितना था? 5 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन जब 2019 का संशोधन हो गया तब इसका कार्यकाल हो गया था 3 वर्ष या 65 वर्ष। 3 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये सारा हमने आपको बता रखा है, नोट्स में सम्मिलित कर रखा है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, भारत और चीन सीमा पर निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा बल तैनात किया जाता है? तो भारत और चीन सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात किया जाता है? बीएसएफ, एसएसबी, एआर या आईटीबीपी? आपको बता दें, जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए पढ़ रहे होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसमें ये चैप्टर आपको इंक्लूड करके पढ़ना ही पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चन निकल के आता है, ये याद रखिएगा। तो बताइए, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल या आईटीबीपी? तो कौन तैनात किया जाता है भारत चीन सीमा पर? तो आईटीबीपी तैनात करी जाती है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सीमा पे तैनात किया जाता है बीएसएफ। और एसएसबी जो तैनात करी जाती है नेपाल भूटान की सीमा पर, और भारत और नेपाल भूटान की सीमा पर तैनात की जाती है। असम राइफल जो तैनात की जाती है तो वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे तैनात की जाती है। तो ये आप मेंशन कर लेना, इसको अच्छे से लिख लेना, बाकी नोट्स में हमने बता रखा है। चलिए, सीबीआई की स्थापना कब की गई? उससे पहले आप थोड़ी सी ये बात समझ लो कि ये एक ऐप है जो हम जिस पे आपको ये पूरा डिटेल बैच का मिल जाएगा। तो ऐप आप जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको कोर्सेस में मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट मिल जाएंगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस आप ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा और बैच को आप आराम से इसको देख सकते हो और फ्री चीज़ें आप वहाँ से उपलब्ध आपको हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सब क्वेश्चन क्या है। सीबीआई की स्थापना कब करी गई? आपके पास ऑप्शन है 1964, 1963, 1962, 1970। तो याद रखिएगा 1963 में सीबीआई की स्थापना करी गई। 1964 जो लिखा है वो सीवीसी की स्थापना का वर्ष है, 1964 में सीवीसी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितने अध्याय थे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितने अध्याय थे? तो आपको बता दें कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें अगर उसको पारित कब किया गया, तो पारित करने की अगर बात करें तो पारित करना 21 अगस्त 1972, यह वह डेट है जब इसको क्या किया गया था, पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया। अब इसको लागू कब किया गया, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इसको लागू कब किया गया? तो 9 सितंबर 1972 को इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अब इसमें टोटल आपसे कभी कभी पूछता है कि धारा कितनी है, धारा, तो इसमें 66 टोटल धाराएं हैं। इसमें अनुसूची कितनी है? अनुसूची, तो अनुसूची इसमें कितनी है? 6 हैं। अध्याय कितने हैं? अध्याय क्या
अध्याय। तो अध्याय इसमें कितने हैं? 7 अध्याय हैं। तो इसमें यही हमसे पूछा गया था, अनुसूचियों की संख्या पूछी गई थी तो कितनी है, अध्याय पूछे गए थे तो अध्याय कितने हैं हमारे? 7 अध्याय इसमें लिखे हैं। कितने? 7 अध्याय है। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से एक ही बार में चीज़ों को कवर कर पाओगे। सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव तरीके से नोट्स लिखे गए हैं। अगला, कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है बताइए? हंगुल परियोजना 1970, बाघ परियोजना 1973, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975, हाथी प्रजनन परियोजना 1946। तो इसमें बताइए कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो याद रखिएगा, हाथी प्रजनन परियोजना 1946 ये विकल्प गलत है। और बाकी आपके तीनों सही हैं। इसकी जगह पे होना चाहिए कितना? सन 1992। और जो ये लिखा है 1946, तो ये लाल पांडा परियोजना का समय है। लाल पांडा जो है, लाल पांडा परियोजना का वर्ष लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग, वन्य जीवों हेतु राज्य परिषद का गठन का प्रावधान किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, का वर्णन किस धारा में है? तो इसमें धारा पूछी गई है कि राज्य परिषद वन्य जीवों संरक्षण के लिए राज्य परिषद का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो जो मुख्यमंत्री होता है, तो ये जो बात कही गई ये किस धारा में कही गई है? धारा 9, धारा 6, धारा 4, धारा 2। तो ये जो बात कही गई है ये धारा नंबर 6 पे प्रदर्शित की गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भारत में वर्तमान में किस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानून लागू है? मतलब वर्तमान में ऐसा कौन सा कानून है, मोटर वाहन अधिनियम है जिसके तहत कानून को लागू कर दिया गया है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1914, मोटर वाहन अधिनियम 1939, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1960। तो बताइए कौन सा है? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आज भी कानून इसमें लागू किए गए हैं। आपको बता दें, जो 1914 है ये पहला मोटर वाहन अधिनियम है, ये फर्स्ट था। और जो 1939 है ये सेकेंड मोटर वाहन अधिनियम है। और जो ये 88 का ये तीसरा मोटर वाहन अधिनियम है। और इसी के तहत आज भी मोटर वाहन अधिनियमों का कानून है वो इसी के आधार पे चलाया जा रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारत में मोटर वाहन अधिनियम को कब लागू किया गया? डेट पूछी गई है कब लागू किया गया। तो 14 अक्टूबर 1980, 1 जुलाई 1989, 17 सितंबर 1939 या 15 मार्च 1988। तो आपको बता दें कि भारत में जो मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने का सन है वो है 1 जुलाई 1989। ये जो सन है इस समय क्या हुआ था, इसको पारित किया गया था। क्या किया गया था? पारित किया गया था। ये जो डेट है इसमें इस समय लागू किया गया। आपको और जानकारी दे दी जाए कि इसमें टोटल जो धारा है वो कितनी है? तो 217 धाराएं हैं। इसमें अनुसूची कितनी है? अनुसूची इसमें मात्र 2 अनुसूचियां हैं। इसमें चैप्टर कितने हैं, यानी अध्याय कितने हैं? तो अध्याय इसमें है 14। कितने अध्याय हैं? 14। और अब तक टोटल 5 बार संशोधन किया गया है। तो 5 बार कब संशोधन किया गया? तो पहला संशोधन 1994, दूसरा 2000, तीसरा 2001, 2000, फिर 15, फिर 2019। ठीक है, तो ये चीज़ें संशोधित की गई थी। 5 बार संशोधन किया गया था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि चीज़ें आपके अच्छे से एक बार और दिमाग में टच कर जाएं और जो चीज़ें आप भूल रहे हो वो चीज़ें भी आप अच्छे से देख सको। किस धारा के तहत ड्राइविंग के लिए आयु 18 वर्ष तय की गई है? मतलब धारा वो बताइए जिसमें ड्राइविंग की उम्र है वो है 18 वर्ष। तो आपके पास धारा 5, धारा 6, धारा 3, धारा 4। तो धारा 4 ये बात कहती है कि ड्राइविंग की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होगी? 18 वर्ष होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम में दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय किस धारा में है? अधिनिर्णय किस धारा में है? तो बता दें 168 जो धारा है वो ये दर्शाती है। ठीक है, दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय। ठीक है, इसी में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश से
नहीं लगती है। अब बताइए अब किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बताइए, आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या नागालैंड। तो किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं टच होती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। तो आप सभी जानते हैं कि जो नागालैंड है इसकी सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है। टोटल 5 राज्यों की सीमा है जो बांग्लादेश से टच होती है। कौन कौन? तो बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें नागालैंड है जो इसकी सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है। अगला देख लेते हैं, भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? किस राज्य से नहीं? देखो, भारत के पड़ोसी राज्य ये वाला भी चैप्टर हमने करवा दिया, इसी वजह से वहाँ से क्वेश्चन कुछ निकल के आए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य से इसकी सीमा टच नहीं होती है। टोटल 5 राज्यों से टच होती है, जिसमें आपके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए अगला है, किस राज्य की सीमा को जीरो लाइन यानी शून्य रेखा की उपमा दी गई है? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, असम और बांग्लादेश, त्रिपुरा और बांग्लादेश, नागालैंड और बांग्लादेश, मिजोरम और बांग्लादेश। मिजोरम और बांग्लादेश। तो किस राज्य की सीमा को दिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश, यानी त्रिपुरा राज्य की जो सीमा है उसको बांग्लादेश के लिए जीरो लाइन की उपमा दी जाती है। चलिए अगला बताइए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट कन्वेंशन कब लागू किया गया? बुडापेस्ट कन्वेंशन कब लागू किया गया? 1 नवंबर 2001, 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2004, 21 नवंबर 2004। तो आपको बता दें, जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसको 1 जुलाई 2004 को लागू किया गया है। ठीक है, 1 जुलाई 2004 को लागू किया गया, लेकिन 21 नवंबर 2001 को लगभग इसमें 50 देशों ने साइन किए थे। 50 देशों ने साइन किए थे। बुडापेस्ट कन्वेंशन का जो मतलब है, इसका उद्देश्य है वो यह है, बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध को रोकने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन था। ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन, जिसमें भारत ने अभी तक आज भी साइन नहीं किए हैं, अभी तक भारत ने इसमें साइन नहीं करे हैं। चलिए, BN कृष्ण समिति 2018 का उद्देश्य डाटा को संरक्षण देना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? बताइए, BN कृष्ण समिति 2018 का उद्देश्य डाटा को संरक्षण करना था, ये तो इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? जुलाई 2020, अगस्त 2016 या जुलाई 2018 या सितंबर 2019? तो इसने ये 10 सदस्यीय समिति थी, 10 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2018 में पेश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 17 सितंबर 1999, 20 अक्टूबर 2001, 17 अक्टूबर 2000, 5 सितंबर 2009। तो आपको बता दें, इसको लागू किया गया 17 अक्टूबर 2000। अगर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अगर कुल धाराओं की बात करें तो 94 इसमें धाराएं हैं, और बात करें अध्याय यानी चैप्टर के तो इसमें टोटल 13 चैप्टर दर्ज किए गए। कितने? 13 चैप्टर हैं। चलिए थोड़ा सा बैच डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको ये पूरा कंप्लीट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का बैच विद PDF नोट्स ज्वाइन करना है, क्लास और नोट्स के साथ, तो आप इस बैच को अच्छे से समझ लीजिएगा। GS रिव्यू का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ डिटेल मिलेगी। अगर UPSI का आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें 15 सालों के सॉल्व पेपर, सामान्य अध्ययन की बुकलेट और उत्तर प्रदेश स्पेशल और इसमें मूल विधि, ये 4 बुकलेट आपको UPSI के लिए मिलेंगी। अगर आप कांस्टेबल ज्वाइन करोगे तो ये बुकलेट हट जाएगी। इसके अलावा ये जो 4 बुकलेटें हैं ये आपको अच्छे से इसमें मिलेंगी। तो दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी इसके नोट्स हम लोग डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। इसके आगे अब हम लोग मूल विधि की जो और बाकी क्लासें वो लेकर के आएंगे, फिर पॉलिटी, फिर अन्य, इसी तरीके से धीरे धीरे हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।